हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सरदार पटेल आश्रम की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर डिस्कशन कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, ये सरदार पटेल आश्रम कोटा, इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। दोस्तों, हम आज की पहली न्यूज़ पर बात करते हैं। अंशुला कांत, इन्हें अभी रिसेंटली एमडी और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वर्ल्ड बैंक का नियुक्त किया गया है। अच्छे से समझते हैं। अंशुला कांत को हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत की अंशुला कांत को विश्व बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। इनका अपॉइंटमेंट अभी एज एमडी और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किया गया है। दोस्तों, ये पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक एक विश्व स्तरीय संस्थान है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह जानकारी 11 जुलाई को 2019 को हमें विश्व बैंक के प्रेसिडेंट डेविस मेलपास ने दी। आप इसी में एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट इस समय कौन है? डेविड मेलपास हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोस्तों, गौर फरमाने वाली बात है कि ये पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी होंगी महिला। याद रखिएगा, अंशुला कांत जो है विश्व बैंक की पहली महिला यानी फर्स्ट वुमेन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ये होंगी। तो ये भी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, अगला चलते हैं। कॉमनवेल्थ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कॉमनवेल्थ कुछ देशों का समूह है जो पहले कभी ब्रिटिश की कॉलोनीज रहे थे। वो सारे देश इसमें आते हैं और कुछ अन्य देश भी हैं, एक दो, जो कॉलोनी उपनिवेश नहीं भी थे ब्रिटिश के, लेकिन वो फिर भी जो है कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। तो कॉमनवेल्थ देशों के विदेश मंत्रियों की, दोस्तों, बैठक हुई थी। इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए, आप बैठक का ये पूरा दिखा रखा है। ये दोस्तों 10 जुलाई 2019 को राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ को हम राष्ट्रमंडल बोलते हैं, देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है, तो लंदन में हुई थी। और विदेश मंत्रियों की इस बैठक में राष्ट्रमंडल की भविष्य की रणनीति यानी फ्यूचर स्ट्रैटेजी को लेके बात हुई और उसके डायरेक्शन पर चर्चा हुई। इस वर्ष की बैठक की जो मुख्य थीम थी वह ये थी कि मीडिया की स्वतंत्रता। दोस्तों, पूरे ही विश्व में ये एक मीडिया की जो स्वतंत्रता को लेके है, इसमें काफ़ी जो है अभियान वगैरह भी चल रहे हैं। तो ये एक मुख्य जो है थीम थी। और दोस्तों, इसके अलावा इस वर्ष राष्ट्रमंडल समूह का 70वां वर्षगांठ है, यानी आप ये जान सकते हैं कि 2019 राष्ट्रमंडल का 70th एनिवर्सरी थी, यानी 1949 में जो है राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी। भारत इसका, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फाउंडिंग मेंबर है। जब ये इसका संगठन का गठन हो रहा था तो भारत उसमें शामिल था। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत ने इस बैठक में मालिनी को राष्ट्रमंडल में, ये दोस्तों ये थोड़ा सा गलत आ गया है, मालिनी नहीं है, मालदीव्स है। दोस्तों, ये थोड़ा सा एरर हो गया है, यहाँ मालदीव्स है। और मालदीव्स जो है 2016 में राष्ट्रमंडल खेलों को जो है छोड़ के निकल गया था, चला गया था। तो राष्ट्रमंडल खेलों ने जो है मालदीव्स को दोबारा इसमें शामिल कर लिया है और उन्होंने कहा है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने इस बात का आह्वान किया है कि आप एक बार मालदीव को जो है इसमें वापस से शामिल कर लीजिए। ऐसी भारत ने प्रस्ताव रखा है। राष्ट्रमंडल समूह से नाता तोड़ लिया था 2016 में मालदीव ने, मैंने आपको बता दिया है। और मालदीव के जो नए राष्ट्रपति आए हैं, इब्राहिम मोहम्मद सोली। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इब्राहिम मोहम्मद सोली जो है ये भारत के पक्षकार हैं और चीन से थोड़ी दूरी रखते हैं। ये इससे पहले जो राष्ट्रपति थे वो चीन की जो है तरफ थे और ये अब की जो है भारत के साथ हैं। और इन्होंने भारत से कहा है कि आप जो है इस संगठन में जो है हमें शामिल कराने के लिए मुहिम छेड़ें। तो भारत ने इसको जो है जोर शोर से आगे बढ़ाया है। दोस्तों, थोड़ी जानकारी के लिए हम देख लेते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या है? दोस्तों, इसको कॉमनवेल्थ भी बोलते हैं और ये एक राजनीतिक संगठन है जिसमें 54 सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितनी भी लगभग ब्रिटिशर्स की फॉर्मर टेरिटरी थी, यानी जितने भी उनके उपनिवेश रहे हुए हैं पहले, वो सभी इसके सदस्य हैं। और दोस्तों, ये जो संस्थान है, ये दो बेसिकली, ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें दो कुछ चीफ संस्थान है, इसके अंदर कुछ संस्थाएं काम करती हैं जिसमें दो प्रमुख हैं। एक तो कॉमनवेल्थ का सेक्रेटेरिएट हो गया। दोस्तों, ये जो कॉमनवेल्थ का सेक्रेटेरिएट है ये राष्ट्रों का, और जो उनकी जो सरकारें होती हैं
गवर्नमेंट जो इंटर गवर्नमेंटल एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में, जो उनसे संबंधित मामलों में ये देखते हैं। और कॉमनवेल्थ फाउंडेशन इनका जो दूसरे संस्थान है कॉमनवेल्थ का, वो जो है नॉन गवर्नमेंटल रिलेशन, यानी देखिए जो बिजनेस हो गया या फिर जो पॉलिटिकल जो है ऑर्गेनाइजेशंस हो गई या जो है एनजीओज हो गए, उनके बीच में रिलेशंस को है ये रेगुलेट करता है। अब दोस्तों देखिए हम आगे देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, एंजेला मेर्केल जो हैं ये जर्मनी की वाइस चांसलर हैं और अभी हाल ही में इन्होंने इंडिया विजिट किया था और इन्होंने 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जो है ये भारत में थी एंजेला मेर्केल। और ये जर्मन चांसलर हैं। जर्मनी में जो है चांसलर का पद सबसे बड़ा होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नवंबर 2019 को नई दिल्ली में 5वीं भारत जर्मन अंतर सरकारी परामर्श यानी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन हुआ। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भारत और जर्मनी के बीच में होता है इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन, और इसमें दोनों ही राष्ट्रों के जो अध्यक्ष होते हैं इसकी सह अध्यक्षता करते हैं, मतलब दोनों ही इसकी प्रेसिडेंसी करते हैं। इस बैठक में दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए दोस्तों, जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर, कोस्टल मैनेजमेंट जैसे तटीय प्रबंधन और शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में भी 17-18 समझौतों पर जो है हस्ताक्षर हुआ। अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट हमारे सामने न्यूज़ है कि भारत और चीन के बीच में अनौपचारिक जो है एक मीटिंग हुई, सेकंड इनफॉर्मल मीट। तो इसमें चीनी राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप साथ देख सकते हैं। 11-12 अक्टूबर 2019 को ये हुई थी। दोस्तों देखते हैं भारत चीन के बीच दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता, ये इनफॉर्मल समिट जो हुई है दोस्तों, ये मामल्लपुरम तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया है। और मामल्लपुरम की एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो है चीनी संबंधों के साथ भारत और चीन के जो है 7वीं शताब्दी से भी पहले के रिश्ते दर्शाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, चीनी संबंधों से जुड़ी विश्व धरोहर की श्रेणी में आता है। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लव राजाओं की राजधानी था। ठीक है दोस्तों, और इस दौरान चीन के साथ कई स्तरों के संबंध थे। उस समय पल्लव राजाओं के जो पल्लव वंश के जो राजा थे, राजा नरसिंह द्वितीय ने चीन के साथ व्यापारिक यानी बिजनेस यानी ट्रेड रिलेशंस इस्टेब्लिश किए थे। उनको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपने दूतों को चीन में भेजा था, यानी एम्बेसडर्स को उन्होंने भेजा था वहाँ पे। और यह चीन से व्यापार करने वाले पल्लव राजवंश का बंदरगाह था, उस समय का पोर्ट था। हम चीन से जब व्यापार करते थे तो जो ममल्लपुरम है ये वहाँ का पोर्ट सिटी हुआ करता था। दोस्तों अगली न्यूज़ है 35वीं आसियान समिट। दोस्तों मैं आपको बता दूं आसियान एक समूह है और जनरली इस समूह के जो सदस्य हैं वो जो दक्षिणी पूर्वी राष्ट्र हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका फुल फॉर्म है। आगे देखते हैं दोस्तों कि 35वां जो आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो बैंकॉक में हुआ है। और इस सम्मेलन को दोस्तों इस बार की इसकी जो थीम थी वो थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सहयोग बढ़ाना, यानी सतत विकास में सहयोग बढ़ाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेने 3 से 4 नवंबर को गए थे। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री जो थे प्रयुत चान ओशा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। दोस्तों अगला हम देखते हैं कि 16वीं इंडिया आसियान समिट। दोस्तों इंडिया आसियान के साथ जो है वार्षिक स्तर पर सम्मेलन कर रहा है सन 2002 से, इस बार 16वां था। देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 नवंबर 2019 को बैंकॉक में 16वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं, उन्होंने की थी। और शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने आसियान के साथ अपने संबंधों को जो है स्ट्रॉन्ग करने की भी बात कही है। और दोस्तों एक्ट ईस्ट जो हमारी पॉलिसी है, यानी पूर्व की ओर हमें जो एक्ट करना है उसकी रणनीति को उन्होंने जो है हमारी जो विदेश नीति का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस बार दोस्तों एक खास बात ये भी है कि मोदी जी ने ये भी दबाव दिया है कि जो विश्वविद्यालय नेटवर्क है उसके तहत फैकल्टी और स्टूडेंट्स के बीच में एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा। और उसको बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ का एक कोष बजट बनाया गया है, फंड बनाए गए हैं, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने कह दी और ये उन्होंने स्टार्टअप उत्सव में इसकी घोषणा की थी। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सरदार पटेल आश्रम की, तो आरएएस और आईएएस के लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारा नीचे दिया गया ये टेलीग्राम एड्रेस सरदार पटेल आश्रम, इस पे एक बार आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको पता ना हो दोस्तों मैं उनको बता दूं कि टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है जिसको आप जब डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे सरदार पटेल आश्रम कोटा तो एक ग्रुप आएगा। इसमें लगभग 650 मेंबर हैं। मेरा आपसे निवेदन है इसको ज्वाइन करिएगा।
आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।